तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे दी एम्सन शैडो के एपिसोड 8 डार्क नाइट एकेडमी अंडर अटैक के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में कल्ट ऑफ टाइबलॉस डार्क नाइट एकेडमी पर अटैक करते हैं शैडो कांड को इम्पर्सनेट करते हुए। बट इस पे सेड बहुत ज़्यादा खुश था। एज ए हर बच्चे का ड्रीम होता है कि उसके स्कूल पर टेररिस्ट अटैक करें और उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। एज अब उसके पास बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी और तभी वो देखते एक टेररिस्ट को रोज़ को ओ पावर करते हुए और इसे मारने वाला होता ही है। बट सेड इसके बीच में आ जाता है। एज उसके अकॉर्डिंग जो भी बंदा पहले मरता टेररिस्ट से वो हमेशा एक बैकग्राउंड कैरेक्टर होना चाहिए, ना कि रोज़ की तरह कोई नेम कैरेक्टर। तो अब सब कुछ परफेक्ट था और सेड मर चुका था और इससे रोज़ बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और उसको लगता है कि सेड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसीलिए उसने उसके लिए अपनी जान दे दी थी। और उसके बाद टेररिस्ट थे उन सब बच्चों को ऑडिटोरियम में ले जाते हैं और जब सब वहाँ से चले जाते हैं हम देखते हैं सिड को अपने आप को रिवाइव करते हुए। एज उसने मैजिक यूज़ किया था अपने ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ताकि उसके ब्रेन में ब्लड फ्लो करता रहे इवन जब उसका हार्ट भी रुक जाए। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की थी बट एज अ बैकग्राउंड कैरेक्टर उसे ऐसी चीज़ें करती रहनी पड़ेगी और इसमें उसकी जान भी चली जाए। और अभी भी वहाँ पे कोई अपना मैजिक यूज़ नहीं कर पा रहा था, लेकिन सेड अपने मैजिक को रिफाइन करता ताकि उसे यूज़ कर सके नैरो थ्रेड के रूप में, जिससे अपने वांट को स्टेज कर लेता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शैरी को जो अभी भी उस आर्टिफैक्ट को डेसिफर कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे आता है रेक्स द ग्रेट गेम ऑफ बिट्रेयल जो कल्ट ऑफ टाइबलॉस का फर्स्ट नेम चिल्ड्रन था और वो सही से शैडो को इम्पर्सनेट नहीं कर पाता और वहाँ पे आया था उस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए और इसीलिए वो ट्राई करता है शैरी को अटैक करने का। बट जो ग्लैन है वाइस कमांडर क्रिम्सन यूनिट का वो उसे बचा लेता है। तो ग्लैन और मॉर्ग की मदद से शैरी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है उस आर्टिफैक्ट के साथ में। और दूसरी ओर जो सेड था वो सब कुछ रूपटॉप से एनालाइज कर रहा था। तो टेररिस्ट ने सब बच्चों को ऑडिटोरियम में इकट्ठा कर लिया था और पूरी सिक्योरिटी को उनने वाइप आउट कर लिया था। और अब कुछ टेररिस्ट स्कूल के चक्कर लगा रहे थे ताकि वो मेक श्योर कर सकें कि वहाँ पे कोई बच्चे छुपे हुए नहीं थे। और दूसरी ओर जो नाइट ऑर्डर थी वो फाइनली वहाँ पे पहुँच के उनकी मदद कर रही थी। बट एज वो अंदर मैजिक यूज़ नहीं कर सकते तो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे थे अंदर जाने के लिए, जो कि सेड के लिए एक क्लीशे सिनेरियो था। और हमारा मेन कैरेक्टर द एम्सन शैडो सब कुछ ऊपर से दिख रहा था और उसने ये सब कुछ पहले से ड्रीम किया हुआ था तो उसके लिए सब कुछ परफेक्ट था। बट उसके अकॉर्डिंग जो टेररिस्ट थे उनके एस्थेटिक अच्छे नहीं थे एज वो ब्लैक कपड़े पहन रहे थे पूरी डे लाइट में और उसके अकॉर्डिंग वो बस बंच ऑफ लूजर्स थे जिन्हें सही से ड्रेस करना नहीं आता, क्योंकि उसके लिए जो डार्क क्लोथ्स थे वो बस डार्क में अच्छे लगते हैं। और अब वो वेट कर रहा था रात होने का ताकि अपनी ग्रैंड एंट्री कर सकें। और मीन टाइम में वो उन बुरे लोगों को स्नाइप आउट करना शुरू कर देता। और दूसरी ओर जो शैरी थी वहाँ से छुप छुपा के जा रही थी बट सब लोग उसे नोटिस कर पा रहे थे। तो सेड उसको बचाने के लिए उन टेररिस्ट को मार रहा था और उसके अकॉर्डिंग जो मेन स्टोरी थी उसको पता लग गया था कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रही थी। और उसके क्लाइमैक्स में द एम्सन शैडो अपनी ग्रैंड एंट्री करेगा और जो शैरी थी उसको पता लग गया था कि टेररिस्ट कौन सा आर्टिफैक्ट यूज़ कर रहे थे। और इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए वो अपने फादर के ऑफिस जा रही थी बट वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्लिशली कर रही थी एज जो टेररिस्ट थे उसे नोटिस कर रहे थे, लेकिन सेड उन सब टेररिस्ट को मार देता है जो उसे नोटिस कर रहे थे। लेकिन फिर भी शैरी स्टेयर्स पे स्लिप कर देती हैं बट सेड आके उसे बचा लेता है जो उसे क्या था ध्यान देने के लिए और आवाज़ कम करने के लिए। और वो फाइनली पहुंच जाते हैं असिस्टेंट प्रिंसिपल के ऑफिस में जो वहाँ पे नहीं था। और क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट टारगेट करते शैरी को
तो ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर थी सिड को कि स्टोरी की मेन कैरेक्टर शायरी थी, बट उसके लिए स्टोरी अभी भी फ्लॉट थी। एज शायरी का कोई पार्टनर नहीं था उसे सपोर्ट करने के लिए, और शायरी भी अपने फागे डॉक्यूमेंट से पता लगा देती हैं कि टेररिस्ट आई ऑफ एवरेस्ट नाम भी आर्टिफैक्ट को यूज़ कर रहे थे उनके मैजिक को ब्लॉक करने के लिए। और ये आर्टिफैक्ट कोई भी मैजिक को ऑब्जॉर्व कर लेता है जो उसकी रेंज में होता है और उसे टेम्परली स्टोर भी कर लेता है। और इस आर्टिफैक्ट को प्रोग्राम किया जा सकता है कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी को याद रखने के लिए ताकि उस मैजिक को ये ऑब्जॉर्व ना करे, और इसलिए जो कल्ट ऑफ टाइबलॉस था वो अपने मैजिक को यूज़ कर पा रहे थे। और इस रजिस्टर्ड मैजिक के अलावा जितने भी मैजिक थे ये इनको ऑब्जॉर्व करता है, एक्सेप्ट या तो मैजिक बहुत ज़्यादा माइनर हो जिसे नोटिस ना कर सके, या तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जो इसकी कैपेसिटी को एक्सीड कर ले, और अगर इसी कैपेसिटी एक्सीड होती है तो अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज करता है बहुत बड़े ब्लास्ट के रूप में। और शर ये अकॉर्डिंग इस मैजिक को फैक्टरली एब्जॉर्ब करने के लिए इस आर्टिफैक्ट को वहाँ पे रखा जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैजिक फ्लो हो रहा हो। और अभी जो ऑडिटोरियम था वहाँ पे बहुत सारे मैजिक नाइट थे, तो इस आर्टिफैक्ट को वहीं पे आसपास रखा होगा, और अगर इसी कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा जिससे पूरी एकेडमी ब्लास्ट हो सकती है। और इसी हाई रिस्क की वजह से उसके फादर ने स्टडी कभी पब्लिश नहीं की थी और इस आर्टिफैक्ट को दे दिया था सरकार को संभाल के रखने के लिए, जिसका एक ही मतलब था या तो आर्टिफैक्ट को चुराया गया था या तो कुछ और ही सीन चल रहा था। आज इस आर्टिफैक्ट को शायद डेसिफर कर रही थी वो कंट्रोल यूनिट थी आई ऑफ एवरेस्ट के लिए, मतलब कि अगर साथ में यूज़ किया जाता है तो मैजिक को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, और इसका मतलब शायरी आई ऑफ एवरेस्ट को ब्लास्ट होने से रोक सकती है। बट इसके लिए उसे आर्टिफैक्ट को डिकोड करना पड़ेगा और इसके बाद वो ऑडिटोरियम जा सकते हैं बेसमेंट के थ्रू। एज जितनी फैसिलिटीज़ थी एकेडमी की उन सबको कनेक्ट किया गया था टनल्स के रूप में ताकि इमरजेंसी में वो उन्हें यूज़ कर सकें, और उसके आसपास जाके उन्हें आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करना पड़ेगा और इसके बाद ही वो आई ऑफ एवरेस्ट की फंक्शनिंग को रोक सकते हैं। और सेट के अकॉर्डिंग ये बहुत सही प्लान था और उसे एक चांस मिल जाता है एज अ शैडो अपना रोल फुलफिल करने का, बट इसके लिए उसे आर्टिफैक्ट को फाइन ट्यून करना पड़ेगा और इसके सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो अपने रूम में उसने रख लिए थे। तो इस पर सेट क्या था कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो उन्हें ला लेगा, और हम देखते हैं गॉथ नाइट को जिसने पूरी एकेडमी को टेक ओवर कर लिया था, बट अभी तक उसे आर्टिफैक्ट नहीं मिला था। लेकिन रेक्स को इसकी परवाह नहीं थी, तो इस पे गॉथ नाइट उसे धमकाता और काम करने के लिए क्या था। तो वहाँ से जाने से पहले रेक्स से बताता कोई उनके लोगों को मार रहा था और कोई रियल मास्टर स्कूल में छुपा हुआ था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस उन दोनों को ये काम था शैडो गार्डन का, और उन्हें फाइनली अपने आप को रिवील कर लिया था। और हमें पता चलता है कि गॉथ नाइट को आर्टिफैक्ट चाहिए था अपने एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए, और उसका एम्बिशन था फिर से ज्वाइन करना नाइट्स ऑफ राउंड को। और दूसरी ओर जो सिड था बहुत ज़्यादा ईजिली रेक्स के आदमी को मार देता और रेक्स को भी बहुत ज़्यादा ईजिली वो बीट कर रहा था। तो रेक्स अपना बहुत अच्छा ट्राई करता लेकिन स्टिल वो कुछ नहीं कर पाता, एज सिड उसके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो सिड उसे एक रूम में पहुंचा देता है जहाँ पर रेक्स देखता है कल्ट ऑफ टाइबलॉस के बहुत सारे मेंबर्स की डेड बॉडीज़ को, जिससे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट सिड उसको वहाँ पे मार देता है। और हम देखते हैं न्यू को और हमें पता चलता है कि शाही को बचाने के चक्कर में गेल वहाँ पे मर चुका था और मॉर्को अनकॉन्शियस था। और इसके बाद सिड भी इस रूम में आ जाता है शाही के लिए सप्लाइज लेने के लिए ताकि वो आर्टिफैक्ट को फाइन ट्यून कर सकें। और हमें पता चलता है कि न्यू बिथ्रोन थी मॉर्को से, मतलब कि उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन अब उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं था। और बताती है सिड को शैडो गार्डन ने वहाँ को इन्फिल्ट्रेट कर लिया था और अब उसके ऑर्डर का वेट कर रहे थे, बट अभी के लिए अटैक करना रिस्की होगा एज आर्टिफैक्ट की वजह से वो अपनी पूरी पावर को यूज़ नहीं कर सकते हैं और बस 7 शैडोज ही नॉर्मली फाइट कर सकती हैं। बट 7 शैडो में से वहाँ बस एक ही अवेलेबल थी और वो थी गामा, जिसके पास कोई भी फाइट एक्सपीरियंस नहीं था और इसीलिए वो उनकी जनरल कमांड ली थी। और अभी के जो कल्ट ऑफ टाइबलॉस था वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रहा था, और जब से उनने जो मैजिक को ब्लॉक किया था
तब से डिफेंसिव वाली काम कर रहे थे और जो नाइट ऑर्डर था वो किसी काम का नहीं था और बस प्रिंसेस आइरिस वहाँ पे काम की थी। बट अभी के लिए वो आपस में ही लड़ रहे थे डिफरेंस ओपिनियन की वजह से और ये बेसिकली काम था वहाँ के पैलेस का। जो शैडो गार्डन था वो बस वेट कर रहा था कल्ट ऑफ डायबलोस की कुछ एक्शन का या फिर सिड के ऑर्डर्स का। और इसके बाद न्यू की मदद से सिड को सब कुछ मिल जाता है जिसके लिए वहाँ पे आया था। तो इस पे न्यू पूछती है कि उन चीज़ से क्या करेगा। तो इस पे सिड बताता है कि जो मैजिक ब्लॉक हुआ था वो आई ऑफ एवरेस नाम के आर्टिफैक्ट से हुआ था और वो एक आर्टिफैक्ट को फाइन ट्यून कर रहे थे जो इस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर सकता है और एक काम सेंसर तक हो जाएगा। और इस पे न्यू मिसअंडरस्टूड कर लेती है कि जो सिड था वो इतना कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहा था और अब बस प्रिपेयर कर रही थी अटैक करने के लिए। और हम देखते हैं कि न्यू थी उसको मॉर्को पसंद नहीं था और उसके लिए मॉर्को को एक और टाइम के जीवन दान मिल चुका था। तो उसके बाद न्यू थी ये पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है गामा को और जो गॉथ नाइट था वो वेट करता आर्टिफैक्ट का और जो अपनी शायरी थी वो फाइन ट्यून स्टार्ट करती है करना आर्टिफैक्ट को और विश कर रही थी अपनी फार की सेफ्टी के लिए। और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था एज हम देखते हैं सिड को जो कि एक्चुअल मरा नहीं था और बस एक्ट कर रहा था अपने बचपन के ड्रीम के लिए। एज हम सब ने बचपन में ड्रीम किया होगा कि स्कूल में टेररिस्ट आ जाए और यहाँ भी सेम केस था और जो सिड था बहुत ज़्यादा इजी डिफीट कर था रेक्स को जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर था चिल्ड्रन ऑफ टाइबलॉस का। और साथ में हम देखते हैं शैरी को जो एक जीनियस है बट साथ में सेम टाइम पे डम भी है और जो उसकी एंडिंग थी हमें एक ट्विस्ट करें बता देती है जो फ्यूचर में होने वाला है। और जो ट्विस्ट था ये बहुत खतरनाक होने वाला है जिसका मैं स्पॉइलर अभी नहीं देना चाहता। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक सनरा बाय। फील करूँ खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।